अब परसेंटेज के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं परसेंटेज में, उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में से पहला स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं फाइंडिंग नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू आइडेंटिफाई करना। इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे जहां हम दो या दो से ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लाई करके एक नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए पहले दो नंबर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो दो नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने मेंसुरेशन में पढ़ा था लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट से रेक्टेंगल का एरिया निकलता है। तो दैट मीन्स एल इंटू बी इक्वल टू एरिया हो जाएगा हमारा। क्लियर? ऐसे ही स्पीड और टाइम का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डिस्टेंस बनता है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। और प्रैक्टिकल अप्रोच अगर रखें तो स्पेसिफिक रेट के आप कितने ऑब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं, इससे आपका बिल बनता है। इसका मतलब आपका कितना खर्च होगा। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी इनकम हो जाएगी। दैट मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बन रहा है। और जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बनता हो तो यहाँ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट एप्लीकेबल हो जाता है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनमें से अगर हम बात करें तो हम इन कॉन्सेप्ट में से एक्चुअली स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिगार्डिंग बहुत फैमिलियर है, तो उसी को लेकर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। चलिए मान लेते हैं हम 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। लेट हमने कंसिडर कर लिया, लेट 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। चलिए मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 80 की डिस्टेंस को 20 की स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा? दैट वुड बी 80 डिवाइडेड बाय 20, इट मींस 4 आवर्स, तो 4 घंटे का टाइम लगेगा। क्लियर? इसी 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करें तो कितना टाइम लगेगा? तो दैट वुड बी 80 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम लगेगा। लाइक इसी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो 80 की स्पीड को 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से कवर करने में 8 घंटे लगेंगे। क्लियर? हमने इस पूरी प्रोसेस में डिस्टेंस को 80 किलोमीटर रखा हुआ है। तीन अलग अलग स्पीड से कवर करने में डिस्टेंस सेम रखी हुई है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट रखी हुई है। दैट मींस दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते समय अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट रहे तो फिर इनिशियल दोनों वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं 20 से 40 होगी स्पीड। 20 से 40 का मतलब डबल हो गया। डिस्टेंस सेम है 80 किलोमीटर, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो टाइम में क्या डिफरेंस आया? टाइम हो गया 4 से 2 हो गया। 4 से 2 मींस 4 का 2 होने का मतलब आधा हो गया। जब हमने स्पीड को डबल किया तो टाइम हाफ हो गया, रिवर्स हो गया जस्ट। ओके, ऐसी बात करते हैं स्पीड 40 से 10, इट मींस 1/4 हो गई। तो टाइम में क्या अंतर आया जबकि डिस्टेंस कांस्टेंट है? तो 40 से 10 होने पर टाइम हो गया 2 से 8। 2 से 8 मतलब 4 टाइम। जब स्पीड को हमने 1/4 किया तो टाइम हो गया 4 टाइम। इसका मतलब यहां भी रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। दैट मीन्स जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती है और प्रोडक्ट कांस्टेंट रखा जाए तो इनिशियल दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती है। क्लियर? यही एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है। अब यहां बात आती है कि फर्स्ट टू टर्म्स के प्रोडक्ट से जो थर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, अगर हम थर्ड को कांस्टेंट रखें तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ऐसा क्या रिलेशन बनेगा जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करें। चलिए मान लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को हमने x% इंक्रीज कर दिया। अगर हमने फर्स्ट वैल्यू को x% इंक्रीज किया तो सेकंड वैल्यू में क्या चेंज आएगा? हमने अभी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देखा था। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग स्पीड को जब हम बढ़ाते हैं तो टाइम रिड्यूस होता है, स्पीड को हम कम करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है। क्लियर? कब? जब प्रोडक्ट वाली वैल्यू डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा था। तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब हम थर्ड वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट को x% बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सेकंड वैल्यू रिड्यूस होगी। कितना परसेंट? अब यही फाइंड करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। ओके, अगर हमने फर्स्ट वैल्यू को x% बढ़ाया है तो सेकंड वैल्यू रिड्यूस होगी। कितना परसेंट? तो जितना भी परसेंट आप बढ़ा रहे हैं वो वैल्यू लीजिए। ओके, दैट मींस x डिवाइडेड बाय जैसा रिलेशन आपको दिया है, बढ़ाने का रिलेशन दिया है तो नीचे बढ़ाएंगे, कम करने का रिलेशन दिया है तो नीचे कम कर देंगे। इसका मतलब ऊपर x है, नीचे हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x% बढ़ाने के लिए कहा गया फर्स्ट वैल्यू तो नीचे बढ़ा देंगे। और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है 100 प्लस या 100 माइनस। दैट मींस नीचे हो जाएगा 100 प्लस जितना आप बढ़ा रहे हैं, इट मींस x, तो 100 प्लस x। तो ऊपर न्यूमरेटर में हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 5। परसेंटेज फाइंड करना है तो इंटू 100%, क्योंकि हमने x को बढ़ाया तो ये रिड्यूस होगा। सो सेकंड वैल्यू में जो रिडक्शन होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स? x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100% रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए मान लेते हैं पहली वैल्यू को हमने बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। लेट
y% हमने रिड्यूस कर दिया। ओके, अगर हम फर्स्ट वैल्यू को y% रिड्यूस करते हैं तो सेकंड वैल्यू में कितना चेंज आएगा? जितना चेंज दिया गया उसको लीजिए y ऊपर, नीचे जैसा चेंज दिया गया वैसा रिलेशन लेंगे। y रिड्यूस करने के लिए कहा गया तो नीचे रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन कैसे करते हैं? 100 माइनस, परसेंटेज रिडक्शन होता है 100 माइनस, सो 100 माइनस जितना परसेंट है y तो 100 माइनस y हो जाएगा। दैट मींस y अपॉन 100 माइनस y इनटू 100%। अब ये वैल्यू हमने रिड्यूस की थी तो सेकंड वैल्यू में रेसिप्रोकल रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। क्लियर? तो सेकंड वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाएगी? y अपॉन 100 माइनस y इंटू 100% इंक्रीज हो जाएगी। यही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिनके थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑन शुगर सो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली रिमेन्स अनचेंज, जिससे परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे, ये कहा गया। तो क्वेश्चन के अंदर से पहले हम वैल्यूज देखें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया। तो क्वेश्चन में एक टर्म प्राइस डिस्क्राइब किया गया, एक कंजम्पशन खपत कितना यूज कर रहे हैं क्वांटिटी उसके रिगार्डिंग कंजम्पशन दिया गया, तीसरा एक्सपेंसेस दिया गया। तो 3 टर्म्स इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए। अब तीनों टर्म्स में से अगर 2 के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बन जाए तो हमारी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है ना। कंजम्पशन किस चीज का होता है? कंजम्पशन होता है क्वांटिटी का। अगर कंजम्पशन क्वांटिटी का हो रहा है तो दैट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी के प्रोडक्ट से एक्सपेंसेस बनता है। दैट मीन्स 2 वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का, कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन मींस क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट हो गया। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कहा गया था। इसका मतलब एक्सपेंसेस को कांस्टेंट रखने के लिए कहा गया। ओके, तो प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट से एक्सपेंसेस निकल रहा है और प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए कहा गया। तो फिर ये इनिशियल दोनों वैल्यूज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस को 40% बढ़ाना है। अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा। कितना परसेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 40% प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा कितना? तो 40 लेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि इंक्रीज है तो नीचे इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस 40 इंटू 100%, कितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। सो 40 अपॉन 100 प्लस 40 इंटू 100% रिड्यूस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 40 अपॉन 100 प्लस 40 इज 140, तो 40 अपॉन 140 इंटू 100 हो जाएगा। 40 140 सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से तो 22 एंड 7 से तो 2 अपॉन 7 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो 200 अपॉन 7% रिडक्शन का केस बन गया। अब 7 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस। हमारे क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 200 को 7 से डिवाइड करने पर दैट वुड बी 28 होल्स 4 अपॉन 7% रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब फैमिली को अपने कंजम्पशन को 28 होल्स 4/7% रिड्यूस करना होगा, तब फैमिली के एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आए। क्लियर? हमने अभी देखा 2 वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने के केस में अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है तो इनिशियल दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती हैं। क्लियर? लेकिन जिन 2 वैल्यूज का मल्टीप्लाई करें अगर उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज से चेंजेस किया जाए तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसमें चेंज हो जाएगा। कितना परसेंट? दैट इज नोन एज नेट परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो जब 2 वैल्यूज फर्स्ट एंड सेकंड के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती हो, फर्स्ट को सपोज x% चेंज कर दिया, सेकंड को सपोज y% चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट में कितने परसेंट का चेंज आएगा अगर वो आइडेंटिफाई करना हो तो दैट इज नेट परसेंटेज चेंज। चलिए मान लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को हमने x% चेंज किया, सेकंड वैल्यू को y% चेंज किया, तो प्रोडक्ट वैल्यू का जो चेंज है नेट परसेंटेज चेंज, उसको फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल दोनों चेंजेस को प्लस कीजिए तो x + 5 और दोनों चेंजेस के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके इसमें प्लस कर दीजिए। दैट मींस x5 अपॉन 100 इसके साथ प्लस कर दें और पूरी वैल्यू परसेंटेज में चेंज को डिनोट करेगी। सो परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज हो जाएगा x + y + x5 अपॉन 100%। क्लियर? अब हमने यहाँ चेंजेस में इंक्रीज या डिक्रीज तो बताया नहीं, तो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। अगर वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कहा जाता है तो जो नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट x + y + x5 अपॉन 100 है, उसके अंदर वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ प्लेस करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू रिड्यूस करने के लिए कहा जाता है, डिक्रीज करने के लिए कहा जाता है, तो फिर उसे नेगेटिव साइन के साथ प्लेस करेंगे। ऐसे में जो हमारे नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू है उसके अंदर जब प्लस माइनस का साइन यूज किया जा रहा है तो फाइनल वैल्यू भी प्लस या माइनस में से किसी में भी आ सकती है। अगर फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आती है
तो इसका मतलब वो इंक्रीज को डिनोट करेगा, और अगर फाइनल वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो डिक्रीज को डिनोट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज है वो वैल्यू आइडेंटिफाई की जा सकती है। नाउ हमने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का जो कॉन्सेप्ट लिया है उसमें x और y अपॉन 100 में एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो विद साइन उनको जब प्लेस करेंगे तो साइन का प्रोडक्ट भी होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ साइन भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ साइन याद रखिएगा, अगर हम सेम साइन दैट मींस प्लस की प्लस से या माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव साइन, सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस साइन होता है। लेकिन अगर हम अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइन में आता है प्लस की माइनस से या माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करना, अगर ऐसा होता है तो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट होता है माइनस साइन। अब अगर हमारी दोनों वैल्यूज इंक्रीज दी गई हैं या दोनों वैल्यूज डिक्रीज दी गई हैं तो सेम साइन हो गया, सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस होता है, दैट मींस एक्स वाई अपॉन 100 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी दोनों वैल्यूज में से एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है तो अपोजिट साइन को डिनोट करेगा, तब एक्स वाई अपॉन 100 का साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर?